एवरीवन, ये 6 जनवरी की करंट अफेयर्स हम सुनने जा रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये पहली न्यूज़ थी शर्जील इमाम की। ये है शर्जील इमाम, सॉरी, दिस गाय इज़ शर्जील इमाम, दिस इज़ उमर खालिद। दिस बोथ आर टेररिस्ट और ये कई साल से जेल में है। जब उसको लेके जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उसको लेके प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो ये शर्जील इमाम कह रहा था कि प्लीज़ गिव मी 5,000 पीपल, वी कैन कट ऑफ इंडियाज चिकन नेक फॉर एटलीस्ट अ मंथ। Okay, he wanted to cut off India's chicken neck, and this guy wanted to give Pakistan the Kashmir, and he was saying that the Kashmir that is the part of India is Indian occupied Kashmir. Okay, then in 1947 there are two Pakistan that were created, the modern day Pakistan and the Bangladesh. Okay, this guy wants to create another third Pakistan in the name of Kashmir, and after that these people will be living in India, and after few decades they will demand another country, and fourth Pakistan will emerge from country. So these terrorists, these people want to divide India, and that is why they are rotting in prison. So this is the case, and UAPA has been slapped on their faces, and since then they are in prison. और सुप्रीम कोर्ट में ये इन लोगों की बेल का प्रोविज़न्स था। पहले तो कपिल सिब्बल जो इसका केस लड़ रहे हैं उन्होंने फाइल ही नहीं किया था, और ये दुनिया को ये दिखा रहे थे कि हमारी बेल डिनाइड की जा रही है। जो लेफ्ट लिबरल्स हैं वो इन दोनों को बोलते हैं दीज पीपल आर स्कॉलर्स, पीएचडी कर रहे हैं, दीज पीपल आर इनोसेंट एक्टिविस्ट्स। ओके, और अगर देखा जाए तो ये एक्टिविस्ट और स्कॉलर्स की आड़ में दीज आर मॉडर्न डे टेररिस्ट्स, जैसे कि जो डॉक्टर थे दिल्ली में फंस गए थे उस तरह के टेररिस्ट हैं। वी विल नॉट वेस्ट टाइम, नॉट इवन अ सिंगल मिनट ऑन दीज टेररिस्ट। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो राजस्थान में मैंने आपको बताया था एक एआई इम्पैक्ट समिट इंडिया होस्ट करेगा, फेबररी महीने में होस्ट की जाएगी, 15 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक, और जो मेन इवेंट होगा वो 19 फरवरी को होगा। ये होने वाली है न्यू दिल्ली में, लेकिन इसको G20 की तरह पैन इंडिया मूवमेंट बनाया जाएगा, इसीलिए एआई की रीजनल इम्पैक्ट समिट हुई है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो जयपुर में होगी 6 जनवरी को, हुई है ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। दिल्ली में अगर आपने देखा होगा तो 32 साल का एक लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसका मर्डर कर दिया था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में। तो पुलिस ने गेट एनालिसिस यूज़ की है उसके कातिल को पकड़ने के लिए। गेट एनालिसिस क्या होती है? इसमें हम वॉकिंग पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करते हैं को कौन कैसे चल रहा है, कितनी धीमी स्पीड से चल रहा है, पैर कैसे रख रहा है ना। दे आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स एग्जामिनिंग टेम्पोरल, मतलब व्हाट इज इट्स स्पीड, स्टेप्स लेंथ के कितनी तेज तेज चल के जा रहा है कि धीमे धीमे चल के जा रहा है, स्पेशियल जॉइंट एंगल्स क्या हैं, फुट प्लेसमेंट किस तरह से उसने पैर रखा है। इसमें टूल्स यूज़ किए जाते हैं जैसे मोशन सेंसर्स हो गए, कैमराज हो गए, इस तरह की एनालिसिस की जाती है, और उस पर करके इन्होंने मर्डर सस्पेक्ट को पकड़ा है। तो गेट एनालिसिस आप याद रखना, इट इज़ यूज्ड इन फॉरेंसिक एनालिसिस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जर्मन चांसलर इंडिया में आएगा 12 से 13 जनवरी के लिए। तो यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए इसका नाम जरूरी हो जाता है। द चांसलर ऑफ जर्मनी इज़ फ्रेडरिक मर्च। ओके, तो ये एक तरह से जर्मन चांसलर का मतलब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की तरह ही है। ये उसकी शक्ल है, आप देख सकते हैं, ही इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देखो गुजरात में भी जो सीवेज वाटर है वो ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो गया, और कई बच्चे, कई लोग हॉस्पिटल्स में पहुंच गए हैं। तो उज्जैन में भी इसी तरह का एक केस हुआ था। तो जितने भी लोग हैं इसको एक तरह से केस स्टडी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। एक अर्बन स्फीयर में अर्बन चैलेंजेस। ओके, तो किस तरह से मैनेजमेंट के लिए, सैनिटरी मैनेजमेंट के लिए क्या इश्यूज आते हैं। उज्जैन केस हुआ, गुजरात का केस हुआ, एक और उड़ीसा का केस था, इसके बगल में ही था, मैंने उसको रखा नहीं है। तो दिस कैन प्ले एज अ केस स्टडी और एज एन एग्जाम्पल इन गवर्नेंस फेलियर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये जो भाई साहब हैं ये बता रहे हैं कि गुस्तावो पेद्रो बोल रहे हैं, मद्रो, निकोलस मद्रो को तो यूएस ने कैप्चर कर लिया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बुरा नहीं हुआ है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि इससे इंडिया को बेनिफिट हो सकता है, इंडिया कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस सिचुएशन। मुद्दे की बात यह है कि हम इसमें बेनिफिट देखें जस्ट लाइक कैपिटलिस्ट,
कैपिटलिस्ट लोग देखते हैं कि किसी कंट्री का बुरा हो चाहे भला हो, जैसे यूएसए ने कैप्चर कर लिया वेनेजुएला को जस्ट फॉर इट्स ऑयल, दे आर सीइंग द बेनिफिट ऑफ देयर ओन कंट्री, ओन ऑयल कंपनीज। तो इंडिया को क्या हमें अपना भी बेनिफिट देखना चाहिए या हमें जस्टिस की तरफ ध्यान देना चाहिए? दैट द यूएस इज वायलेटिंग द सोवरेनिटी ऑफ अ कंट्री एंड इट इज़ हाईली इमोरल। कुछ चंद बिलियन डॉलर्स ऑफ फायदे के लिए क्या इंडिया को इस क्राइसिस में अपना बेनिफिट ढूंढना चाहिए? ये मुद्दे की अपॉर्चुनिटी हो जाती है। बेनिफिट के लिए ये क्या कहना चाहते हैं, 2013 में अगर देखा जाए तो 400,000 बैरल्स पर डे हम वेनेजुएला से ऑयल परचेज करते थे, पर ये धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट निल रह गया है 2025 में आते आते। दैट इज़ बिकॉज ऑफ यूएसए सैंक्शंस। ऑल राइट, बट यूएसए के सैंक्शंस की वजह से हमने तो ऑयल परचेज करना बंद कर दिया, बट चाइना इसका 80% ऑयल परचेज कर रहा है एंड रसिया के भी इसमें इंटरेस्ट हैं। चाइना रसिया के ऑलरेडी इंटरेस्ट थे ये। तो यूएसए क्या करना चाहता है? यूएसए ये करना चाहता है कि ये वेनेजुएला की ऑयल सप्लाई को अपने हाथ में ले लें। इंडिया यही तो कह रहा है कि हमको चीप ऑयल नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए हम अपने लोगों के भले के लिए रशिया से चीप ऑयल परचेज कर रहे हैं। अब वेनेजुएला जो लार्जेस्ट रिजर्व हैं, 17% ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व आर इन वेनेजुएला, तो ये कह रहा है कि जब इनके रिजर्व्स हमारे पास आ जाएंगे तो हम इंडिया को और चीप प्राइसेस में ऑयल प्रोवाइड करने लग जाएंगे। जब हम इंडिया को और चीप प्राइसेस में ऑयल देंगे तो इंडिया को और फ़ायदा होगा। तो फिर हमारे पास ये बार्गेनिंग चिप रहेगी कि अब हम तुमको चीप ऑयल दे रहे हैं तो तुम रशिया से क्यों ऑयल परचेज कर रहे हो? यू हैव टू कट डाउन योर सप्लाईज फ्रॉम रशिया। In that scenario, India has a moral dilemma whether to stop buying oil from Russia or to continue buying, है ना। तो एक बार्गेनिंग चिप को बढ़ाने के लिए इस तरह से ये बोल रहे हैं भाई साहब कि ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ अ गुड मूवमेंट एज ये जो है प्रोलॉन्ग नेग्लेक्ट हमने इंडिया के लैटिन अमेरिका का किया हुआ है। हमारा कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, हम वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड भी नहीं करते हैं। चूँकि अब यूएस इंटरवेंशन कर रहा है इसमें, तो इसको यूएस का इंटरवेंशन क्रिटिसाइज़ किया था इंडिया ने कि ये ब्रिक्स पार्टनर्स की तरफ जा रहा है, दिस एंड दैट कर रहा है। बट हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना इंगेजमेंट अब इसके साथ बढ़ा सकते हैं, इस कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि अब इसमें यूएसए सपोर्टेड गवर्नमेंट रहेगी। बस यही ये कहना चाहते हैं। ओके, और इंडिया के क्रिटिक्स ने भी यही बोला था कि तुम मोर फोर्सफुली क्यों नहीं क्रिटिसाइज़ कर रहे हो अमेरिका के एक्शंस को। और इंडिया ने जैसे रशिया में यूक्रेन का वॉर हुआ था, इजराइल यूक्रेन का वॉर हुआ था, हम एक तरह से डम्ब अप्रोच रखते हैं, नॉन एग्रेसिव अप्रोच। वो कह देते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस होना चाहिए, वी हैव टू यूज़ डिप्लोमेसी। तो इस तरह की हम जो अप्रोच रखते हैं, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल इन लॉन्ग टर्म, ये इन भाई साहब का कहना है। लेकिन ऐसा नहीं है, इट इज़ द सस्टेनेबल इन लॉन्ग टर्म्स। ओके, किसी कंट्री की सॉवरेनिटी वायलेट हुई है, अभी क्यूबा बोल रहे हैं, वेनेजुएला में ये अपना पपेट लीडर बैठा देंगे, हो सकता है कि रिवोल्ट हो जाए फिर से। देन किस चेहरे को लेके हम जाएंगे वेनेजुएला के पास कि ऑयल दे दो? ओके, तो बस यही है, ये इसमें आर्टिकल में यही बताना चाहते थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ममता बनर्जी ने लॉन्च कर दिया है, जो मूरी गंगा रिवर है उस पर ये ब्रिज बनाना चाहती हैं। तो ब्रिज से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हम मूरी गंगा को समझ लेते हैं। ये एक जो गंगा रिवर है, ये हुगली है। ओके, गंगा ऐसे चली जाती है, तो हुगली रिवर जब आ रही है तो ये इसमें मिल जाती है। इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये है मूरी गंगा रिवर। यहाँ पे अपन लोग ब्रिज बनाएंगे। ओके, ये है सागर आइलैंड। सागर आइलैंड में यूपीएससी ने पूछा था, गंगा सागर मेला लगता है हर साल। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, सागर आइलैंड याद रखिएगा। ये किस में पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। और ये मूरी गंगा रिवर भी किस में है? वेस्ट बंगाल में। इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस रीजन में है ये। ओके, ये जो छोटा सा रीजन है, इस रीजन में ये पड़ता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वेनेजुएला का ऑयल फ्लो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट ये रिजर्वायर देख लेते हैं, मालम पुझा रिजर्वायर, कुंती पुझा, मालम पुझा। पुझा किस में पढ़ते हैं? ये सारे केरला में पढ़ते हैं। अगर पूछ लें मालम पुझा रिजर्वायर कहाँ है, किसी भी एक क्वेश्चन में लोकेशन के बेस पे दे सकते हैं, देन यू शुड नो पुझा, कुंती पुझा, और ये पुझा और वो पुझा, भारत पुझा, ये सारे कहाँ पे हैं? केरल में ही पढ़ते हैं। ये देखो, ये बहुत सारे लोगों को लगा होगा इट इज़ अ न्यू न्यूज़, कि ये नई न्यूज़ है। मैं इसको महीनों से कवर कर रहा हूँ। इंडियन कोस्ट गार्ड की जो शिप है नई, हमने समुद्र प्रताप को इसमें ऐड कर लिया गया। जस्ट रिमेंबर दिस नेम, समुद्र प्रताप इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल है। ये पोल्यूशन को कम करेगा। ओके, इट विल रिड्यूस द पोल्यूशन। इसमें 60% इंडिजिनस कंटेंट है।
तो बस इसका नाम याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेंगे कि कौन सा शिप का नाम है जो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इंडियन नेवी में या इंडियन कोस्ट गार्ड में इंडक्ट किया गया है। तो इट्स नेम इज समुद्र प्रताप। प्रताप मतलब समुद्र का गौरव है, ये सम्मान है, उसको साफ करने के लिए हेल्प करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको ये देख लेते हैं कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। गोवा में लॉन्च किया गया है, लॉन्च्ड इन गोवा। आई होप कि अब आप इससे कोई भी क्वेश्चन आता है इसको हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट हम एविएशन सेफ्टी की बात कर लेते हैं। ये भाई साहब हैं, कैप्टन हैं, तो इन्होंने ये बोला है कि इंडिया की जो एवियन सेफ्टी है इसमें क्रेडिबिलिटी डेफिसिट है। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, भरोसा ही नहीं है। जो अभी बोइंग 760 जो गिरा था, तो उसमें ये आया, ये बोला गया है, ये कह रहे हैं कि वेग क्लेम है। पार्लियामेंट ने एक फर्जी सी रिपोर्ट पब्लिश कर दी है जिसमें ये बोला है कि दो पॉइंट बोले। पहला पॉइंट ये था कि फ्यूल के जो कंट्रोल स्विचेस होते हैं ना, वो दोनों ही बंद कर दिए गए थे जस्ट 3 और 4 सेकेंड्स आफ्टर लिफ्ट ऑफ। जैसे ही लिफ्ट ऑफ हुआ उसके 3-4 सेकंड बाद ही फ्यूल के स्विच बंद कर दिए। अब ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि जो स्विच को बंद किया गया था वो इलेक्ट्रॉनिक फेलियर की वजह से नहीं हो सकता है, क्योंकि वो स्विच है वो मैकेनिकल स्विच है, स्प्रिंग्स की उससे काम करते हैं आज भी। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक फेलियर की वजह से नहीं है। इसका मतलब पायलट्स ने ही उसका कुछ ना कुछ घपला किया है उसमें, एक पायलट ने किसी ने बंद किया होगा। सेकंड बात ये कह रहे हैं कि उसमें आवाज़ आई है कि एक पायलट ने पूछा है कि वाई डिड यू डू दैट, कि तुमने ऐसा क्यों किया भाई, स्विच क्यों बंद कर दिए। तो दूसरा पायलट कह रहा है भाई आई डिड नॉट डू दैट, मैंने ऐसा नहीं किया है। क्लियरली ये इस्टेब्लिश करता है कि कुछ ना कुछ घपला हुआ था। तो या फिर ये तो एक पक्ष है। दूसरा ये कह रहे हैं कि ये वॉल स्ट्रीट के जर्नल ने कुछ बातें लीक की थी। मुद्दे की बात ये कहना चाहते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कई सारे हमारे जो एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो गिरते रहते हैं। बोइंग 878 था, 760 मैंने गलत बोल दिया था। क्या कहते हैं, हमारे हेलीकॉप्टर्स गिरते रहते हैं। जितने भी ये क्रैशेस होते हैं, एयरफोर्स के जो विमान है वो क्रैश करते रहते हैं, तो इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो उसे पता ही नहीं चल पाता है कि मेन इश्यू क्या है, पब्लिक में आ नहीं पाती हैं चीज़ें। तो जो पार्लियामेंट्री रिपोर्ट है उसको बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है कि गलती मेन किसकी थी। अब बोइंग इज़ अ वेरी लार्ज कंपनी, दे कैन बाई मिनिस्टर्स, दे कैन बाई एमपीज ऑफ अ कंट्री। if their airplane had some fault and because of that Boeing 787 it fell down and 200 people killed, then they will be in big trouble, their credibility will be at stake। तो अपनी जो 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 ब्रांड वैल्यू है उसको बचाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे कैन स्पेंड एंड दे कैन बाई एमपीज। तो हो सकता है उसी की वजह से ये पार्लियामेंट्री रिपोर्ट में कुछ समझ में नहीं आया कि ये कहना क्या चाहते हैं। नेक्स्ट ये मैडम कहना चाहती हैं इस आर्टिकल में कि इंडिया में भले ही टेंशन्स चल रहे हैं लेकिन हमारी जो बातचीत है ना वो गहरी है और वो अच्छे से चलती आ रही है। 2022-23 से देखें, ओके 23 में देखें तो इंडिया ने इंडस एक्स एग्रीमेंट साइन किया था, डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। तो डिफेंस में जो इकोसिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं इंडिया में उसको एक्सेलरेट करने के लिए किया था। फिर फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट्स भी किए थे, लेमोवा लॉजिस्टिक्स के लिए 2016 में किया, कॉम कासा कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी के लिए, कि मतलब जो रडार हम यूज़ कर रहे हैं या जो मोबाइल फ़ोन हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं आर्मी में वही इंडिया वाले यूज़ करें जिससे कि एक दूसरे से बात आसानी से हो सके। प्लस ये BECA बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। फिर ये क्रिटिकल इमर्जिंग ICET हमने साइन किया था। ओके, उसके अलावा भी हमने जो सिक्योरिटी सप्लाई एग्रीमेंट 2024 में साइन किया था ट्रंप के आने के बाद भी। तो ये मैडम ये कहना चाहती हैं कि भले ही हमारे ऊपर टैरिफ लग रहे हों या कुछ भी लग रहे हों, बट हमारी टाइज धीरे धीरे करके जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मिनिस्ट्रीज़ हो गई या कुछ ग्रुप्स हैं, उसमें हम बात करते जा रहे हैं और वहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है। जैसे ये कहना चाह रही हैं कि इकोनॉमी में फ्रिक्शंस तो है ही हैं ऑलरेडी। जैसे इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है तो उस पर टैरिफ लगा दिए हैं। चाइना और पाकिस्तान के साथ लोअर टैरिफ लगा रखे हैं, है ना। इस्लामाबाद ने ऑफ़र कर दिया, मतलब पाकिस्तान ने ऑफ़र किया है कि हम तुमको क्रिटिकल मिनरल भी दे देंगे और हमारे पोर्ट में भी आ जाओ, हमारी कंट्री पे कब्जा भी कर लो। पूरा ही सब कुछ खोल के रख दिया उन्होंने, ठीक है। तो वॉशिंगटन वाले बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हैं, प्रैग्मेटिज्म को फॉलो कर रहे हैं और धीरे धीरे करके इंडिया से बातचीत करते जा रहे हैं। जैसे
जुलाई 2025 में क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई वॉशिंगटन में, ठीक है। तो कई सारे जैसे सिक्योरिटी हो गई, थ्रेट्स हो गए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इन सारी चीज़ों पर बात हुई थी। क्वाड की काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की भी मीटिंग हुई है 3 दिसंबर 2025 में। तो ऐसा नहीं है क्वाड इज़ डेड, क्वाड इज़ नॉट दैट मच डेड, हाउ एवर ये सस्पेंडेड एनिमेशन में है जब तक कि ये टेपर टेंट्रम्स जो ट्रम्प के चल रहे हैं, जब तक ख़त्म नहीं हो जाते तब तक द क्वाड इज़ इन सस्पेंडेड एनिमेशन। ऑलराइट, धीरे धीरे करके प्रोग्रेस होती जा रही है। तो मैडम यही कह रही है कि भरोसा रखो, ऑल विल बी वेल। 2008 में हमने जैसे सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट डील साइन की थी। तो हमने अभी भी डिकेड लॉन्ग फ्रेमवर्क, मतलब अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि यूएसए की किसी कंपनी को हमने थोरियम के लिए एग्रीमेंट साइन किया है यूएसए की कंपनी के लिए। फिर हम एक्सरसाइज भी, युद्धाभ्यास जैसे हो गया, टाइगर क्लॉ हो गया, मालाबार एक्सरसाइज हो गया, ये भी हम कर रहे हैं उनके साथ में। तो जो मेन फाउंडेशन है इंडिया यूएस की टाइज की, वो डिफेंस में है। राइट, तो डिफेंस और सिक्योरिटी के पर्पज से है। और नाइदर इंडिया नॉर यूएसए वांट टू compromise with their security. That is why India and US ties can never go back, okay, never fall apart. तो चाहे कितना भी लड़ाई हो जाए, कितना भी मनमुटाव हो जाए, कितना भी ये कर लें, एक दूसरे को सुना लें, कितना भी ट्रम्प टैरिफ लगा दे, लेकिन डिफेंस के क्षेत्र में जितना यूएसए वाले अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं उतना ही इंडिया वाले चाहते हैं। तो यहाँ पे कोऑपरेशंस आगे चल के होते ही रहेंगे, ये मैडम ये कहना चाहती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये वीडियो में बोल दिया था ट्रम्प ने कि ट्रम्प मतलब मोदी को पता है कि मैं बहुत, आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी, मैं वो गुस्सा था उससे, मैं देख लूँगा ये वो, ये तो इनकी बात है फर्जी की, जस्ट नेग्लेक्टेड। हवाना, दिस इज़ अ सिटी, कैपिटल है क्यूबा की, ओके। ये है अरेबियन सी नहीं बोलेंगे इसको, ये हैं ग्रेटर एंड लेसर एंटाइल्स, अरे क्या बोलते हैं, इंडीज़ आइलैंड्स, ओके, कैरेबियन आइलैंड्स, ओके। तो ये क्यूबा एक वो है कंट्री, यहाँ पे डिक्टेटरशिप है और बहुत सारी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और ये सारी होती रही हैं, जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो उसकी कैपिटल है हवाना। तो ये हवाना के कुछ ट्रूप्स थे यहाँ पे वेनेजुएला में, ये निकारका कुआ है, तो वेनेजुएला में इसके कुछ ट्रूप्स थे, वो मारे गए हैं, 32 ऑफिसर्स मारे गए बेचारे के क्यूबा के। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि हम 2 मॉर्निंग करेंगे, हम दुखी होंगे उनको देख के, 2 दिन की मॉर्निंग रखी है उन्होंने, ओके। तो हवाना का याद रखना आप, वेनेजुएला की कराकास है और क्यूबा की हवाना है। नेक्स्ट हम बात कर लें एडेन की। एडेन एक ये यमन है, ये है गल्फ ऑफ ओमान, ओमान के बगल में है। ओमान की कैपिटल मस्कट है। ऐसे ही यमन की कैपिटल है साना, बट इसका ये पोर्ट सिटी है एडेन, उसी के नाम पे हमने क्या नाम रखा हुआ है इसका, गल्फ ऑफ एडेन नाम रखा हुआ है। ये जो स्ट्रेट है जो ये सेपरेट करता है, इसको बाबल मंडेब बोलते हैं। रेड टीयर्स, रेड टीयर्स वो यहाँ के समुद्र की रेत की वजह से हो जाता है, अब इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। ये रेड सी है, ये बाबल मंडेब से होकर निकलता है, गल्फ ऑफ एडन में आ जाते हैं। तो यही ये कहना चाहते हैं, इनकी ये प्रोविंस है, इसका नाम है, ये जो प्रोविंस है इसका नाम है हैड्रामौट प्रोविंस। जस्ट रिमेंबर दिस नेम, मैं इसको लिख देता हूँ, ये यूपीएससी वाले इस तरह की चीज़ें पूछते रहते हैं। हैड्रा, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से है प्रोविंस। तो हूती रेबल्स ने इसको कैप्चर कर लिया था, अब सऊदी अरेबिया लड़ता रहता है इनको पीछे धकेलने के लिए। जस्ट डोंट, मतलब सऊदी अरेबिया वाले इस पे हूती रेबल से लड़ते रहते हैं, हूती रेबल्स इसको कैप्चर कर लेते हैं, यही सब चलता रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं। बट जस्ट रिमेंबर हैड्रामौंट प्रोविंस एंड एडन। कोलंबिया का प्रेसिडेंट को, जो प्रेसिडेंट है कोलंबिया का, उसका एक तो नाम याद रखना, ये सारे नाम से याद रखना, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इन कंट्रीज़ की लोकेशन याद रखना, नॉर्थ टू साउथ, ये इन कंट्रीज़ का ईस्ट टू वेस्ट याद रखना, और राइट कितनी कंट्रियाँ अमेजोन उसमें आती हैं, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। धीरे धीरे करके मैं ये कवर करता जाऊँगा, जस्ट कीप लिसनिंग टू माई लेक्चर्स। तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट से इसने कहा, ट्रम्प सेड दैट, बोले ये तो गांजा पी के और बहुत ही बीमार तो रहता ही है, ही इज़ अ वेरी सिक मैन, दिस कंट्री इज़ बीइंग रन बाय अ सिक मैन, कोकेन बनाता है, इसकी कई सारी फैक्ट्रियाँ कोकेन की। तो इस तरह से इसको डराने की कोशिश की जा रही है। पेड्रो ने कह दिया भाई, नेम डज नॉट अपीयर इन कोर्ट रिकॉर्ड्स, मतलब कह रहा है कि भाई केस क्यों नहीं कर देते, इस तरह की कुछ बात है। लेकिन हाँ, ड्रग्स का आरोप लगा के ही इस पर अटैक किया जाएगा बाई यूएसए। नेक्स्ट ये फर्जी की न्यूज़ है, इसको कवर कर लेते हैं। अफगान का माइग्रेंट था, अफगानिस्तान से कहाँ जाना चाह रहा था,
ईरान में जाना चाह रहा था, ठंड के मौसम में जम के मर गया। अब देखो अफ़गान का मैंने एक वीडियो बहुत अच्छा कवर किया हुआ है, आप उसको सुन सकते हैं, 46 मिनट्स वीडियो। दे आर गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ योर लाइफ, यू कैन लिसन टू दैट। और अफ़गानिस्तान में आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो वहाँ पे इस्लामिक एमिरेट्स इस्टेब्लिश कर दिया तालिबान ने। अब जब इस्लाम इतना ही अच्छा है तो इस्लामिक एमिरेट्स भी इस्टेब्लिश होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। देन वाई आर यू रनिंग फ्रॉम वन इस्लामिक कंट्री टू अनदर? एंड देन ईरान वाले भी दे आर रनिंग फ्रॉम इस्लामिक कंट्रीज टू सेकुलर कंट्रीज, क्रिश्चियन एंड हिंदू एंड अदर रिलीजियस कंट्रीज। वाई दे आर ऑलवेज रनिंग अवे फ्रॉम इस्लामिक कंट्रीज? दिस इज द मेन इश्यू। ओके, तो ऑल इज़ नॉट वेल डेफिनेटली विद इस्लाम एंड विल नॉट गो इन डिटेल। फिर ये जापान का देख लेते हैं। ये है ब्लूफिन टूना, सुशी रेस्टोरेंट में। ये सुशी रेस्टोरेंट में ऐसा होता है कि इसको काटेंगे, इसका जो मांस है उसको बिना पकाए रेड मांस लेंगे, ये मान लो ये मांस है इसका टूना का, और इसको ये चावल की एक वो लेंगे और इसके बीच में इसको रख देंगे और इसको रोल कर लेंगे। ओके, और उसको ऐसे ही खा जाते हैं कच्चा, सुशी बना के। डू यू अंडरस्टैंड? कच्चा ही खा लेते हैं भाई ये लोग। तो हमको मोरालिटी का ज्ञान देते हैं, दैट्स इट, इसमें नहीं जाते हैं। इजराइल जो डिसआर्मामेंट की मीटिंग होने वाली थी इजराइल की, बोले हम युद्ध नहीं करेंगे, इसके लिए मिलने जाने वाले थे। मिलने जाने से पहले इसने कहा कि मिलने जाने के बाद हो सकता है शायद बातचीत में सफल ही हो जाए, डिसआर्मामेंट करना पड़े। इससे पहले ही इन्होंने क्या किया, इजराइल वालों ने स्ट्राइक कर दिया हिजबुल्लाह को और हमास को लेबनान में जाके, किसी और कंट्री की सुवर्निटी को वायलेट किया और हिजबुल्लाह और हमास पे बम मार के आ गए। बोले ठीक है, डिसआर्मामेंट करने तो जा ही रहे हैं, बट लेट मी स्ट्राइक यू फर्स्ट। छोटी सी न्यूज़ थी जिससे कि पता चलता रहे कि दुनिया में क्या चल रहा है। उसके बाद बांग्लादेश में एक और हिंदू आदमी को मार दिया गया है। बांग्लादेश में हैशटैग सेव बांग्लादेशी हिंदूज, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसका नाम था राणा प्रताप बैरागी, बेचारे बैरागी को मार दिया। इट्स जस्ट हाईली पैथेटिक एंड जस्ट सब्सक्राइब। ऑलराइट, थैंक यू।